हेलो स्टूडेंट, मैकेनिक्स के लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। देखिए, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता, इसलिए प्रूफ वाला पोर्शन हम कट आउट कर दे रहे हैं। प्रूफ नहीं पूछता कभी, वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, इसलिए उसको हम कट आउट कर दें। केवल केपलर्स लॉ के बारे में पूछता है, व्हाट इज केपलर्स लॉ। तीनों नियम जो उसके हैं, 3 लॉ हैं उसके बारे में आप देखे होंगे या देखेंगे। और अब आते हैं जो आपका नया टॉपिक है, नई यूनिट जो है वो ये है इलास्टिसिटी से रिलेटेड। आपका इलास्टिसिटी होती क्या है, देखिए। इलास्टिसिटी नाम से ये है, देखिए इसमें क्या है। इफ इलास्टिसिटी, देखिए डिफिनीशन क्या है इसकी। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर elasticity is that property of matter by virtue of which ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ विच a body regains the original shape. Body regains the original shape. Regains the original shape or size on the removal of the dominating force. On the removal of deforming force। ठीक है, ये होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है by virtue of which body regains the original shape or size on the removal of deforming force। यानी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं, उस बॉडी का शेप और साइज डिफरेंट हो जाए, इसके बाद जब हम फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी अगेन अपनी उसी ओरिजिनल जो शेप और साइज है उसी के फॉर्म में लौट आए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक है, ये उस बॉडी की इलास्टिसिटी है। ये हर एक मटेरियल, हर एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए, इफ अ बॉडी, पेन को हम if a body recovers completely its original condition, as soon as the deforming forces forces have been removed, it is said to be perfectly elastic।
परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की डिफिनीशन हो गई। यानी क्या कह रहा है कि ये जैसे ही हम फोर्स हटाएं या उससे रिमूव करें, तुरंत ही, कोई भी टाइम लैग ना हो, तेजी से ये बॉडी अपने शेप को या साइज को रिफॉर्म कर ले, रिकवर कर ले, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। while if it completely remains while if it completely remains its modified form, it is said to be perfectly प्लास्टिक। देखो, दो तरह की बॉडीज हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक है और दूसरी परफेक्टली प्लास्टिक। यानी अगर हम उस पर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें, बॉडी पुनः अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी शेप और साइज में लौट आए, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक, और रिमूव करने के बाद वो जैसी कि है बॉडी डिफॉर्म हुई है जिस तरह से, उसी तरह से बनी रहे, तो उसको परफेक्टली प्लास्टिक कहेंगे। तो इस तरह का कोई भी बॉडी नहीं होता, ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक होता, ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, ये केवल आइडियल कंडीशंस हैं, सभी इनके बीच में होती हैं, जितनी बॉडीज होंगी इन्हीं के बीच में होंगी। कुछ परफेक्टली प्लास्टिक के नज़दीक में होंगी, कुछ परफेक्टली इलास्टिक के नज़दीक होंगी। ठीक है, ये बात कही जा रही है। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है। एक मिनट, देखिए स्ट्रेस क्या होता है, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर, स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में लिख लीजिए, ये क्या होता है। देखिए, किसी भी बॉडी पर हम लोग कोई फोर्स लगाएं, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके रिलेटिव में कितना उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या उसके पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो देखो, द रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी डिफिनीशन क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया set up inside the body is called stress। ठीक है, and it is measured by the magnitude of deforming force acting on unit area of the body within elastic limit। ठीक है, ये बात कही जा रही है। 10
if a force vector F is acting on area A, then यहां पर वेक्टर की जरूरत नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही, ठीक है। देन स्ट्रेस इक्वल टू F बाई ए। देखो ये कैसे डिफाइन है, जैसे कोई बॉडी है, मान लो इस तरह से हम लोग एक क्यूबॉइड बना ले रहे हैं, ठीक है। इस पर हम लोग कोई फोर्स एक्सर्ट करें F अमाउंट का, तो इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। इस क्यूबॉइड का शेप डिफॉर्म होगा, साइज डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो क्यूबॉइड है, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, इस मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी कि हमेशा इससे जो फोर्स हमने डिफॉर्मिंग लगाया है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, जो इसका अपोज करेगा हमेशा, ठीक है, ऊपर वाले फोर्स का। ये फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जो फोर्स हम लगाते हैं वही समझ लो ये बॉडी रिस्टोर कर रही है। जैसे ही फोर्स हमने रिमूव किया तो वही फोर्स बॉडी लगा करके फिर अगेन अपनी पोजीशन या शेप और उसी शेप और साइज में आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम लोग पर यूनिट एरिया से या टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसी भी बॉडी के लिए। ये हो गई आपकी स्ट्रेस। यहां पर आप देखिए एक और बात कही जा रही, इफ द स्ट्रेस इज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया। और स्ट्रेस देखो एकदम जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया है, जैसे आपका प्रेशर होता है उसी के एनालॉगस है स्ट्रेस, ठीक है, प्रेशर की तरह ही। जैसे किसी बॉडी पर कोई प्रेशर लगता है या बॉडी अंदर से कोई प्रेशर जनरेट करे अपने एक्सटर्नल वॉल्स पर या एक्सटर्नल सिस्टम पर, ठीक है, एक्सटर्नल सराउंडिंग पर, तो ये चीज है स्ट्रेस। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है वही है, इसका भी होगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। स्ट्रेन कैसे डिफाइन करें, स्ट्रेन देखिए आपकी क्या होती है, द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी, द चेंज प्रोड्यूस्ड। अरे भाई किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके डायमेंशंस में चेंजिंग आएगी ना, तो उसको कौन सी यूनिट मेजर करेगी या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेगा, उसको स्ट्रेन नाम दिया गया। प्रोड्यूस्ड इन द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी, डायमेंशंस ऑफ द या ऑफ ए body by a system of forces, by a system of forces or couples in equilibrium is called strain, and it is measured by the ratio of change in length
रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इसको बोलेंगे टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर कोई आपकी मान लेते हैं एल लेंथ की बॉडी है, इस पर हमने नीचे से फोर्स लगाया और इसका साइज जो हो गया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ खींचे, ऊपर से हमने इसको फिक्स किया एक एंड को और नीचे से इसको खींच रहे हैं तो इसका साइज कितना कुछ बढ़ गया डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल बाई एल है ये होगी स्ट्रेन, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको लॉन्गिट्यूडनल हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन तीन तरह की होती है, ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। या और चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसके वॉल्यूम को लिया जाए, मान लेते हैं डेल्टा वी का चेंजिंग आया वॉल्यूम में और टोटल वॉल्यूम वी रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी है वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन इसका नाम देंगे, ध्यान दीजिएगा, या यहां पर भी नाम दे दीजिए वॉल्यूम स्ट्रेन। किसी बॉडी पर फोर्स लगाइएगा, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, तो जितनी चेंजिंग आई और कितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका रेशियो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। और इफ देयर इज ए चेंज इन शेप, इफ देयर इज चेंज इन शेप, अगर शेप में चेंजिंग आएगी, द स्ट्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रेन is called shearing strain, ठीक है। इसको shearing strain बोलेंगे। इट इज मेजर्ड बाई, इसको कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाई द एंगल through which a line originally perpendicular to the fix, through which a line originally perpendicular to the fixed face is turned। देखो ये शियरिंग स्ट्रेन, जो ये तो समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूम, पर शियरिंग स्ट्रेन क्या है, जैसे कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी ले लीजिए जिसका वॉल्यूम हो कुछ ना कुछ, जैसे अभी क्यूबाइड हमने जो बनाया था ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और इस पर क्या करें हम लोग, इस तरह का फोर्स लगाएं, ये क्यूबाइड थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, ऐसे बन जाए, देखिए कुछ इस तरह से हो जाए, तो क्या होगा, नीचे वाला एंड जो है वो क्यूबाइड का वो फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला एंड वैसे ही है, इसके ऊपर ऐसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक जैसे बुक ले लो, उसको ऐसे
घसीट दो तेजी से ऊपर से तो थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, नीचे वाला एंड वैसा ही रहेगा और ऊपर वाला एंड जो होगा वो तिरछा हो जाएगा। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी नीचे वाले फेस पर और जो एंगल बनाएगी, ये एंगल की बात कर रहा है, अल्फा मान लेते हैं एंगल, इसको दे रहा है, इसको नाम दिया है इसने शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, जो नीचे वाला फेस है और ऊपर वाले फेस के बीच में जो डिफरेंस हुआ एंगल का, जो फिक्स्ड लाइन हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, और ये लाइन अब टिल्टेड हो जाएगी अगर इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ये एंगल जो होगा उसकी बात कर रहा है, वो होगी आपकी शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, शियरिंग स्ट्रेन क्या होती है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है या रूल है स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने वाला, वो है हुक्स लॉ। उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है देखिए, दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ, दिस इज द बेसिक law of elasticity and this is the basic law of elasticity and was established by Robert Hooke in 1678। देखो इस ईयर में इसको रॉबर्ट हुक ने स्टैब्लिश किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट states that within the elastic limit the stress is proportional to the corresponding स्ट्रेन। ठीक है, ये आपका हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में है, दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कह रहा है हुक्स लॉ। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो स्ट्रेस यहां पर ई ले लें और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ई है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, ये रेशियो जो बन के आएगा ये हुक्स लॉ हो जाएगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसके बारे में लिख लीजिए क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी E is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity यहां पर C है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
its value is independent of the magnitude of the stress or strain. And depends only on the nature of the material. And depends only on the nature of material. देखिए ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, ये इस इलास्टिसिटी ये इंडिपेंडेंट होती है इससे, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ में हम देखते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, या कहें I इज प्रोपोर्शनल टू V, जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर जो R रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज और करंट के। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस या किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है। इसी तरह से जो इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की फिक्स होगी, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जैसे रेजिस्टेंस। इसी तरह से इलास्टिसिटी भी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेन बदलेगा उसी हिसाब से इलास्टिसिटी का मॉडुलस भी बदलता है अलग अलग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, we have 3 moduli of elasticity, 3 moduli of elasticity, देखिए, namely यंग मॉडुलस, पहला है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग टू longitudinal corresponding to longitudinal strain। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा। सेकंड क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, ये करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ये आपका बल्क मॉडुलस होगा। एंड तीसरा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, शियरिंग स्ट्रेन के। तीनों स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग मॉडुलस डिफाइन किए जाएंगे, यानी अलग अलग कांस्टेंट डिफाइन किए जाएंगे किसी भी मटेरियल के, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इस बेस पर इनका बहुत वर्क है, ढेरों सारे एप्लीकेशन है, ओवरब्रिज, अंडरपास, या जितने भी मटेरियल लगते हैं, धात्विक मटेरियल, मेटेलिक
घर बनाने में या जितने भी ज़रूरत के लगते हैं उन सब की इलास्टिसिटी हम लोग मेज़र करते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना वेट आपका बियर कर सकती है रस्सी कोई, या कोई ओवरब्रिज या कोई पुल, कितने अमाउंट का कोई डैम कितने अमाउंट का प्रेशर झेल सकता है। ये सारी बातें यहाँ से कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, इनका बहुत यूज़ है, तो ध्यान रखिएगा, इसको समझ करके पढ़िएगा। ठीक है, अब एक और टॉपिक जो है वो कही जा रही है, क्या है? देखिए, ये समझने वाली चीज है, बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। इसको समझाते हैं, है क्या ये? कुछ खास नहीं, इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, बस समझना है। बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। इसका एक ग्राफ है, उसी ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। वो ग्राफ क्या कहता है, देखो ये ग्राफ बनाया गया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। कैसा ग्राफ है? इस एक्सिस पर स्ट्रेस है, यानी फोर्स बढ़ाया जा रहा है लगातार, और इस पर स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है उसमें, चेंजिंग। ये ग्राफ है एक्स एक्सिस, ये वो वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों के बीच में देखिए, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल पर एक पॉइंट है यहाँ पर, उसको P नाम दिया गया है। फिर इससे आगे जाते हैं, एक पॉइंट है, उसको E नाम दिया गया है। इनके अपने 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 यूजेज हैं। फिर आगे जाते हैं, एक और पॉइंट मिलता है, इसको Y नाम दिया गया। और फिर से थोड़ा सा और आगे गए, पॉइंट A नाम दिया गया है इसको। ये ग्राफ है, अभी समझाते हैं है क्या। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं। और फिर ये अमाउंट घटता हुआ दिख रहा है स्ट्रेस का, और इसको नाम देते हैं हम लोग पॉइंट B। ठीक है, इस तरह से नाम दिए गए हैं। 4-5 पॉइंट्स हो गए। देखो हो क्या रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कि कोई वायर है, मान लेते हैं, इसके एक एंड को हम फिक्स कर दें और नीचे से इसको पुलअप करें फोर्स लगा करके, और उसमें हम लोग मेज़र करें उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को, और देखें कहाँ तक वो फॉलो हो रहा है। तो देखो, जहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी यहाँ तक स्ट्रेस हमने बढ़ाया और स्ट्रेन जो आई हुई है, ये जो पॉइंट दोनों हैं, ये आपके हैं जो नाम बार बार लिखा जा रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इस लिमिट के अंदर हुक्स लॉ फॉलो होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर उनका रेशियो आएगा। ठीक है, ऐसा फॉलो होगा इस वायर के लिए। यानी इसको हम खींचें और छोड़ दें, अगेन अपनी पोजीशन पर आ जाए, फिर से खींचे छोड़ दें, ऐसे आए, धीरे धीरे स्ट्रेस का अमाउंट बढ़ा बढ़ा करके हम खींच करके छोड़ रहे हैं और अपनी पोजीशन पर ये वायर आता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये पॉइंट P जो है आपका, वो क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आपका ठीक तरीके से फॉलो हो रहा है। और पॉइंट E जो है वो क्या है? यहां तक देखा गया कि बॉडी को खींचने पर वो अपनी पोजीशन पर आ जा रहा है तेजी से, या पुनः उसी शेप और साइज में कन्वर्ट हो जा रहा है जहां तक स्ट्रेस लगाने पर। इसको इसीलिए नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है?
इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट नाम दिया गया है। यहां पर लेकिन प्रोपोर्शनलिटी जो है वो थोड़ी सी डैमेज होने लगी है अब, यानी एग्जैक्ट उतनी नहीं रह गई। और वाई ई से वाई तक जब हम लोग स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं या स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तब क्या देखने को मिल रहा है कि वायर की पूरी प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो गई। अब वायर जो हमने खींचा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जा रहा, बल्कि उसकी लेंथ जो है, अगर एल लेंथ का है तो एल डैश हो जा रही है, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जा रही है, ठीक है, एल डैश हो जा रही है, यानी कुछ यील्डिंग आ रही है, इसमें कुछ गेन हो गया इसकी लेंथ में, इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं वाई तक। इस तरह से अलग अलग अमाउंट का स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल करके या उस पर अप्लाई करके लिखा गया, एक टेबल बनाई गई और उसका ये ग्राफ है, ठीक है, इसको बोलेंगे यील्ड पॉइंट। अब इसके आगे जब हम लोग लगाते हैं तब क्या हो रहा है, वायर जो है वो फ्लोज रिमेनिंग यूनिफॉर्म, इसके आगे ले जा रहे हैं, तो वायर को जहां तक लेके गए वहीं तक छोड़ दें तो वहीं पर रुक जा रहा है, बस खींच दो ऐसे रुक जाए, यहां तक पॉइंट ए तक ये फिनोमिना हो रही है, वायर फ्लोज रिमेनिंग यूनिफॉर्म, ठीक है, ये हो रहा है वायर के साथ, यूनिफॉर्म है पॉइंट ए तक, ठीक है। पॉइंट ए को बोलेंगे हम लोग वायर थिन्स, एक मिनट, वायर थिन्स अब इसके आगे जाने पर पॉइंट ए तक वायर पूरी का पूरी तरह पतला हो गया है। वायर जो है जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी, वायर जो हमने मोटा बना दिया इसको पतला होता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके यहाँ तक जब हमने वायर को खींचा, जहां पर छोड़ा वहीं तक रह जा रहा है, ये वायर एकदम पतला होता चला गया, ठीक है, और पॉइंट ए तक एकदम मिनिमम अमाउंट तक हो गया पतला। फिर पॉइंट ए से बी तक देखा जा रहा है, इसको ए को नेकिंग बोलते हैं, नेकिंग पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट बी तक इसको बोलेंगे ब्रेकिंग, यानी अब इसके आगे थोड़ी दूर तक और बढ़ा दें तो ये वायर पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी हुई है, एक वायर को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनाया गया, उसमें अलग अलग अमाउंट का स्ट्रेस और स्ट्रेन मेजर कर दिया गया, उसका टेबल लिया गया, उसको ग्राफ में इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। वायर शुरुआत में हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, जैसे हम उसको फोर्स लगा करके रिटेन कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं फोर्स, वैसे अपनी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर लौट जा रहा है। ये यहां तक प्रोपोर्शनलिटी है पॉइंट पी तक, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर इसके पॉइंट पी से ई तक इलास्टिक लिमिट है, यानी इसके आगे भी थोड़ी सी प्रोपोर्शनलिटी गड़बड़ तो हो रही है, लेकिन फिर भी वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ई से वाई तक जब जा रहे हैं तो वायर को जब हम खींच रहे हैं कहीं पर, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर ना लौट करके कुछ लेंथ इसकी बढ़ जा रही है, ठीक है। ये पॉइंट वाई तक यील्ड पॉइंट है। पॉइंट वाई से ए तक देखा जा रहा है, अब वायर को अगर खींचा जाए तो जहां पर खींच के छोड़ दिया जाए वहीं पर रुक जाएगा वायर, यानी अब इससे नीचे पीछे ही नहीं जा रहा है, ठीक है। ये प्लास्टिक पॉइंट हो गया, एक तरीके से कहिए कि वायर शुरुआत में इलास्टिक है
और बाद में Y से A तक के बीच में प्लास्टिक हो गया पूरी तरह से, प्लास्टिसिटी आ गई इसमें, जो कहता क्या है कि किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और बॉडी डिफॉर्म होने के बाद जब फोर्स रिमूव करें तो बॉडी वैसी की वैसी डिफॉर्म बनी रहे। ये पॉइंट ए तक हो रहा है। पॉइंट ए तक जाते जाते ये वायर थिन होना शुरू हो जा रहा है। कितना? बहुत ही मिनिमम अमाउंट का। इसको बोलेंगे नेकिंग पॉइंट या नेकिंग बोलते हैं इस फिनोमिना को, ठीक है। और फिर इसके आगे जब और हम लोग स्ट्रेस बढ़ा देते हैं या स्ट्रेन को और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो देखा गया कि वायर पूरी तरह ब्रेक हो गया। जैसे ही वायर ब्रेक हुआ वैसे ही होगा क्या कि स्ट्रेस जो है वो उसका अमाउंट तेजी से घट जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रेस उस पर वर्क कर रहा है वो घट जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है एक वायर पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये ग्राफ है बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर लोड, यानी इस पर कोई हैवी अमाउंट का लोड हम लोग लगाएं या फोर्स लगाएं, मान लेते कैपिटल एम मास का, तो इस पर क्या क्या बिहेवियर हो दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है उसका। अब आ जाता है आपका टॉपिक जो है वो है यंग मॉडुलस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला टॉपिक जो था वो समझने के लिए केवल था, यंग्स मॉडुलस क्या होता है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा आगे हमने किया, पर उसको हम लोग कट आउट कर देंगे। क्यों कट आउट कर देंगे? क्योंकि उसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपके, वो कभी पूछा नहीं जाता, और उसमें यूज जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स का है वो आपके लिए लेंदी भी हो जाएगा, इसलिए उसको हम कट कर देंगे अपलोडिंग टाइम पर, ठीक है। अगर अपलोड हो जाता है उस तरह से तो वहीं तक लिखिएगा उसको, क्योंकि उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हम देख रहे थे उसको हम लोग प्रूफ करना जब शुरू किए और कुछ पोजीशन तक पहुंचे, वहां पर हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है जो आपकी इस फर्स्ट ईयर में नहीं यूज होती है, वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इस्तेमाल होती है, पढ़ी जाती है। तो उसको बताना और समझाना मुश्किल है, रटने में कितना रटेंगे, इसलिए वो बोझ की तरह हो जाएगा, इसलिए उसको हम कट कर देंगे। कोशिश करेंगे आप लोग केपलर्स लॉ को, जो उसके तीनों नियम है उसको ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा, वही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यंग मॉडुलस क्या है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी यंग्स लॉ फॉलो हो, हुक्स लॉ फॉलो हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit the ratio of longitudinal stress to the corresponding strain produced, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा वहां पर, is called modulus for the material of a body, is called young modulus for the material of a body and it is denoted by a letter या by the letter कैपिटल Y, ठीक है क्या यहाँ पर? जो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस तो सिंपल यही होती है F/A, और स्ट्रेन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अगर मान लेते हैं किसी वायर में डेल्टा L लेंथ की चेंजिंग आती है फोर्स लगाने पर, ओरिजिनल उसकी लेंथ L है, तो ये हो जाएगी, और इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? F/A, स्ट्रेन क्या है? डेल्टा L/L, इसको क्या लिख सकते हैं? F इंटू L/A इंटू डेल्टा L, ठीक है। जो ये आया हुआ है अमाउंट, इसको हम लोग बोलेंगे
यंग मॉडुलस, ठीक है, वाई, ये रेशियो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस कोई लेंथ वाली चीज है, उसमें इस्तेमाल होगा जिसकी लंबाई की मोटाई की कंपैरिजन में बहुत अधिक हो, वहां पर यंग मॉडुलस कैलकुलेट किया जाएगा। बल्क मॉडुलस कहां पर इस्तेमाल होगा? व्हेन अ सॉलिड और ए फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है। व्हेन अ सॉलिड और ए फ्लूइड, फ्लूइड में क्या क्या है? लिक्विड और गैस दोनों है, लिक्विड और गैस, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू द, इज subjected to change in pressure, to change in pressure, is subject to change in pressure, its volume, its volume changes, its volume changes but the shape remains unchanged. देखो क्या कह रहा, when a solid or fluid is subjected to change in pressure, यानी प्रेशर में चेंजिंग लाए उसके, तो इसका वॉल्यूम तो बदल जाएगा लेकिन जो शेप होगा वो वही का वही रहेगा, ठीक है। शेप रिमेन्स अनचेंज्ड, इस टाइप का, ठीक है। शेप वैसा रहे, साइज बदलेगा, ठीक है, शेप वही रहेगा। द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया applied normally, applied normally and uniformly to the surface, and uniformly to the surface of the body, of the body gives the stress, gives the stress and the change per unit volume, and the change per unit volume इसको क्या बोलेंगे? द स्ट्रेन, इसको हम लोग स्ट्रेन नाम दे देंगे। जो पर यूनिट वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है, देखो ये जो थी हमारी एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, ये क्या है? चेंज पर यूनिट लेंथ है, एल से डिवाइड है, यहाँ से डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, वो चेंज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, इसको स्ट्रेन बोलेंगे। नाउ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, now within the limit of elasticity, stress is proportional to strain, ये हौसला कह रहा पहले से ही। यहां पर कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा? वही स्ट्रेस जिसको वो नाम दिया गया प्रेशर, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन कौन सी होगी? यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मान लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है बाई वी, तो पी प्रोपोर्शनलिटी हटा, यहाँ पर आएगा ये कांस्टेंट जिसका नाम हम देंगे के, डेल्टा वी बाई वी, और के को लिखेंगे पी इंटू वी बाई डेल्टा वी, और के यहाँ पर जो क्या है वो है बल्क मॉडुलस, या सिंपली कहें
के को नाम देंगे हम लोग बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहां पर देखिए डेल्टा वी क्या होगा, इफ चेंज इन वॉल्यूम, इफ change in volume is small v, then small v and original volume is capital V, then डेल्टा V क्या हो जाएगा, कैपिटल V माइनस V, यही तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा। ठीक है, एक मिनट, देन वॉल्यूम, then pressure P changes the volume कैपिटल V टू V से कितना चेंज करके लेके जाएगा, V टू V माइनस V तक, यहां तक लेके जाएगा वो। ठीक है, तो देखो here we take डेल्टा V इक्वल टू माइनस V। ठीक है, यहां पर जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू हम लोग माइनस V लेके चलेंगे। ठीक है, माइनस स्मॉल v। ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम V हुआ है उसको माइनस साइन के साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, वो कितना है, देन बल्क मॉडुलस जो K हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो माइनस P इंटू V बाई V। निगेटिव साइन क्यों लिया गया उसके बारे में लिखिए, द नेगेटिव साइन indicates here that by the increase of pressure volume decreases। इसीलिए साइन निगेटिव ले लिया गया कि हम किसी भी बॉडी पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर निगेटिव साइन डेल्टा V की जगह पर ले लिया गया है। ठीक है, और देखो यहां पर द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, the reciprocal of bulk modulus of a substance ये substance है, of a substance यानी material is called its compressibility। यानी इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1/k से। 1/k किसके बराबर होगा, माइनस V अपान कैपिटल V इंटू P के। ठीक है, ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए तीसरी स्ट्रेन क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियरिंग स्ट्रेन। ये क्या होती है,
इसके बारे में भी देख लीजिए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉइसन रेशियो वगैरह क्या होते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियरिंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये क्या होती है इसके बारे में भी देख लीजिए। ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, the ratio of tangential stress, the ratio of tangential stress to the shearing strain, to the shearing strain is called modulus of it is called modulus of rigidity। ठीक है। of the material of a body, of a body, of a body। देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बॉडी एंड इट इज डिनोटेड बाई and it is denoted by the letter ईटा। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ईटा से, इसको ईटा पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है। इन दिस केस देखिए, इन दिस केस द शेप ऑफ ए बॉडी, द शेप ऑफ ए बॉडी remains, the shape of a body remains नहीं है, the shape of a body changes but its volume remains unchanged, its volume remains unchanged। ठीक है। अब देखिए कंसिडरेशन क्या करना है यहां पर। कंसीडर ए क्यूब, कंसीडर ए क्यूब ऑफ लेंथ कैपिटल L whose lower edge is कैपिटल CD। चलो एक क्यूब ले लेते हैं हम लोग, शेप बनाए क्यूब का। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये कोई क्यूब है आपका। ठीक है, ये क्यूब है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो डॉटेड लाइन से है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
इसी तरीके से रहने दीजिए, ज़्यादा ठीक है। देखो ये एक क्यूब है जिसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, कैपिटल ए, ये वाली है बी, नीचे वाली है आपकी सी, ये है डी, इस तरह से नेमिंग करिए, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो क्या है, कैपिटल एल है। तो क्यूब है, अगर एक साइड की लेंथ कैपिटल एल है तो सभी साइड कैपिटल एल लेंथ के होंगे। इस पर अगर हम लोग एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं, यानी ऐसे ऊपर वाले सरफेस से, देखो वो फोर्स थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखाएं हम लोग तो ज़्यादा ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक फोर्स लगाएं इस पर, ऐसे ऊपर वाले सरफेस को तेजी से रगड़ दें, ठीक है, या खींच दें इस तरफ, इस तरह से स्ट्रेस लगाएं या फोर्स लगाएं टेंजेंशियल, इसी सरफेस के अलॉन्ग इसको तेजी से प्रेस करें, ठीक है। तो इसका शेप और जो होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो डिस्टॉर्ट होकर के वो जो शेप इसका होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे, ये वाली साइड होगी जो वो चेंज होकर के यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है, ऐसे। वैसे ये वाली भी साइड चेंज होगी, वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर होगा, इसी तरह से ये वाले हिस्से भी तेजी से चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इसमें चेंजिंग आएगी, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा। नीचे वाला जो बेस है वो फिक्स है, ठीक है। ये जो बेस है आपका वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल आपका फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो नई पोजीशन आएगी इस पॉइंट की वो ए डैश है और इस पॉइंट की वो बी डैश है, ठीक है। ये हो रहा है, इतनी कंसीडरेशन करनी है और इसको वर्ड्स में लिखना भी है, ठीक है। तब हमारा डिफाइन होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। देखो इसके बारे में लिखो, क्या क्या लिखा हमने, whose lower ACD is fixed, whose lower ACD is fixed, a tangential force capital F, a tangential force capital F is applied in the direction of in the direction shown over the upper face of area, over the upper face of area, कैपिटल ए, मान लेते हैं उसका एरिया कैपिटल ए है, a force of reaction of the same magnitude, a force of reaction of the same magnitude, देखो जब इस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे
तो इसी अमाउंट मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है, उसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ऑफ मैग्नीट्यूड F of magnitude F acts on lower fixed face in opposite direction, ठीक है। इस पर एक लोअर फिक्स्ड एज पर एक फोर्स लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। जब इस पर ऊपर फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, तो लोअर फेस जो फिक्स्ड है उस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में हम लोगों ने दिखाया हुआ, एज सोन इन फिगर, ठीक है। These two equal and opposite forces, इनके बारे में लिखिए, these two equal and opposite forces with the line of action different constitute to couple, ठीक है। जैसे एक लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है, एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, दोनों इक्वल अमाउंट के हों और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो इस तरह से, तो इसको, इन दोनों फोर्सेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कपल, ठीक है। इसको नाम देते हैं कपल का, ठीक है। ड्यू टू दिस कपल, फेस एडी ऑफ फेस जो आपका फेस एडी, जो फेस आपका ए डी है, ये फेस वो क्या होगा, ऑफ द क्यूब इज फेस एडी ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजीशन, इसकी पोजीशन बदलेगी कहां पर, डिस्प्लेस्ड टू द पोजीशन ए डैश डी, ठीक है। एंड फेस BC to the position B dash C through an angle phi known as the angle of shear, और shearing strain, इसी को नाम देंगे shearing strain, ठीक है। shearing strain, the rotation of the cube by the above mentioned couple is, द रोटेशन, देखिए क्यूब का एक तरीके से रोटेशन ही हो रहा है, एंगल बदल रहा है तो रोटेट ही कर रहा है। रोटेशन ऑफ द क्यूब
by the above mentioned couple is prevented by opposite couple of equal moment. Provided by the constraints. ठीक है, जो कपुल यहां पर लग रहा है, देखो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये कपुल है, इस कपुल के अपोजिट डायरेक्शन में एक और कपुल एक्ट करेगा, वो कॉन्स्टेंट्स से निकल के आए। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, इस बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होगी, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे जो एक इक्वल और अपोजिट अमाउंट का कपुल जनरेट करेंगे। वो इस बॉडी को अगेन उसी पोजीशन पर ले आने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा, जो फोर्स इस फेस पर इस तरफ लग रहा है उसमें इधर लगेगा, और जो इधर लग रहा है वो इधर लगेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पुनः इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ लिमिटेशंस, ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग, अगर यहां पर आगे जरूरत पड़ेगी तो। 10 शियरिंग स्ट्रेन आपका जो क्या है, फाई है। शियरिंग स्ट्रेन फाई इक्वल टू tan फाई। ऐसा कब होगा, जब व्हेन फाई इज वेरी स्मॉल। तो ये बहुत स्मॉल लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट फाई की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी। ठीक है, तभी ऐसा होगा। तो tan फाई क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो ये जो लेंथ में चेंजिंग आई है यहाँ से यहाँ तक की एक ही पोजीशन में, वो आपकी स्मॉल एल है, तो tan फाई क्या होगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यही आपका tan फाई हो जाएगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, वेयर ये हो गया शियरिंग स्ट्रेन। एंड शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, देखो जो कपुल लग रहा है वही शियरिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। वो किसके बराबर होगा, या जो प्रेशर होगा एक तरीके का टेंजेंशियल फोर्स, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फेस। टेंजेंशियल फोर्स एफ है और एरिया यहाँ पर कैपिटल ए लिया गया है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो क्या डिफाइन होगी, कैसे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा कैसे डिफाइन है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन एफ बाई ए अपॉन थीटा या फाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इंटू फाई, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू एल बाई ए इंटू एल। ये आ गई, ये एग्जैक्टली किसके बराबर आई है, जैसे यंग मॉडुलस के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो नोटेशंस है एल और कैपिटल एल, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आया हुआ है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये उसी अमाउंट का आया हुआ, लेकिन एफ क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, एक परपेंडिकुलर फोर्स था। और एल और कैपिटल एल किसी वॉल्यूमेट्रिक लेंथ, किसी वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम की लेंथ है, और स्मॉल एल उसमें चेंजिंग है, और कैपिटल ए वो सरफेस एरिया है जिस पर ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये सारी बातें डिफरेंट है। ठीक है, पर अमाउंट भले ही लिखने में वही दिख रहा है। ठीक है, और इन सब की जो यूनिट होगी वो लिख लीजिएगा,
यूनिट ऑफ वाई के एंड ईटा, जितने भी मॉडुलस हैं या इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इनकी जो यूनिट है वो कितनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इन सब की यूनिट है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमारा ये लेक्चर एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइसन्स रेशियो और शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस ये पढ़ेंगे, थ्योरम, और कुछ रिलेशंस इन दोनों के बीच में देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यूज देखेंगे, और फिर बेंडिंग ऑफ बीम भी है, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर है, इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। जो इलास्टिक लिमिट्स या इलास्टिसिटी के कुछ जो प्री टूल्स हैं उनके बारे में समझने के लिए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम लोग आगे एप्लीकेशन देखेंगे इनका क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू।